नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम खास खबरों पर नजर डालने का। किसानों के मसीहा माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज 118वीं जयंती है, जिसे किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह के जरिए सपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने अपने सियासी समीकरण साधने की कवायद में हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए किसानों के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर सपा ने किसानों के हक में आवाज बुलंद करने का फैसला लिया है। सपा कार्यकर्ता यूपी भर में प्रदर्शन करेंगे, जिसे किसानों के साथ साथ पश्चिम यूपी के राजनीतिक समीकरण साधने की रणनीति माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सांसदों और विधायकों का घेराव करने का फैसला किया है। जी हां, आज चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती है। इस मौके पर अपनी सियासत को और मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी आज धरना प्रदर्शन करने वाली है। इस धरने प्रदर्शन को लेकर वो अपने सियासी समीकरण को भी साधने की कवायद करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी विधायकों का घेराव करने की पूरी तैयारी में है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए किसानों के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर सपा ने आज प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती पर किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे उसी किसान के मुद्दे को लेकर वहीं इसी खबर पर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राहुल। राहुल, क्या स्थिति है इस वक्त? सपा किस तरह से चुनाव बीजेपी के ऊपर हमला करने वाली है? क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? राहुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? लग रहा है राहुल शायद तक हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं इस वक्त, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जहां कृषि कानूनों को लेकर 27-28 दिन से लगातार किसान धरने पर बैठे हुए हैं, उसी किसान को लेकर अब समाजवादी पार्टी भी अपनी सियासत जमीन को मजबूत करने की पूरी कवायद कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। आज चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती है। इस मौके पर सपा और कांग्रेस दोनों मिलकर बीजेपी के खिलाफ जमकर उनके खिलाफ निशाना साधने वाले हैं। वहीं सपा कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करने वाले हैं। कांग्रेस ने भी किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सांसदों और विधायकों का घेराव करने का फैसला किया है। अखिलेश यादव अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए किसानों के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अमेरिका ने अपने सर्वोच्च सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। पीएम मोदी को यह अवार्ड भारत अमेरिका के रणनीतिक रिश्ते बढ़ाने के लिए दिया गया है। अमेरिका के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के ग्लोबल पावर बनने की रफ्तार का मुरीद है। अमेरिका को यह भी लगता है कि मोदी सरकार ने वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वहीं कोरोना काल की वजह से यात्राएं बंद हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री की तरफ से अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने अवार्ड को स्वीकार किया है। अमेरिका की तरफ से वहां के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने मेडल सौंपा। बता दें कि अमेरिका का ये सर्वोच्च मिलिट्री सम्मान लीजन ऑफ मेरिट मेडल में सुनहरे लाल और हरे रंग का प्रयोग होता है और इसे नीले रंग वाले केंद्र में 13 सफेद सितारे होते हैं। मोदी के साथ ये अवार्ड जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को भी दिया गया है।
सिंधु बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन को 1 महीना होने जा रहा है और देश के अन्य क्षेत्रों के किसान उनके समर्थन में दिल्ली आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस भी कानून के खिलाफ लगातार मुखर है। इसी कड़ी में कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी के नेता 24 दिसंबर को पार्टी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपेंगे। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि मोदी सरकार के चुनिंदा पूंजीवादी दोस्तों के हाथों में अपने हितों को जाने से रोकने के उद्देश्य से भारत के लाखों किसानों का कंपकंपाती सर्द रातों में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। उन्हें पहले से दिए गए सूचना और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के इरादे के बावजूद पिछले 27 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने से रोक लगा हुआ है। जी हां, कृषि कानून को लेकर लगातार किसान धरने पर बैठे हुए हैं। इसी को लेकर आज भी धरना जारी है। वहीं कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन जो कांग्रेस पार्टी है वो भी करने वाली है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार के चुनिंदा पूंजीवादी दोस्तों के हाथों में अपने हितों को जाने से रोकने के उद्देश्य से भारत के लाखों किसानों का कंपकंपाती सर्द रातों में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। उन्हें पहले से दिए गए सूचना और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के इरादे के बावजूद पिछले 27 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस के मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने मेडल, डिग्री और अवार्ड पाने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी। बता दें कि राजनाथ सिंह कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए थे। बधाई देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि केजीएमयू ने चिकित्सा क्षेत्र में ऐसे दिग्गज दिए हैं जो खुद में एक इंस्टीट्यूशन है। राजनाथ ने कहा कि जब भी मुझे मौका मिलता है तो मुझे इस संस्था से जुड़ने पर गौरव की अनुभूति होती है, लेकिन इस बार इस संस्था से जुड़ना खास है क्योंकि कोरोना महामारी के बाद संस्था से जुड़ने का मौका मिल रहा है और इस अवसर को मैं खास अवसर के तौर पर देख रहा हूं क्योंकि पहली बार पूरी मेडिकल फैकल्टी को एक साथ मुझे आभार प्रकट करने का अवसर मिल रहा है। वहीं केजीएमयू की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि मेडल और अवार्ड पाने वाले विद्यार्थियों से राजनाथ सिंह ने अनुरोध किया कि वो अपनी सेवा सेना में भी दें। उन्होंने कहा कि सेना को आप जैसे होनहार चिकित्सकों की आवश्यकता है। जी हां, राजनाथ सिंह ने केजीएमयू की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में वहां पर मेडल और अवार्ड पाने वाले विद्यार्थियों से ये अनुरोध किया कि वो अपनी सेवा सेना में भी दे। उन्होंने कहा कि सेना को उन जैसे होनहार चिकित्सकों की आवश्यकता है। देश के 69 पूर्व नौकरशाहों के समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखकर सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर चिंता जताते हुए सवाल उठाए। पत्र में आरोप लगाया है कि इस परियोजना में शुरुआत से ही गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन कंडक्ट ग्रुप से जुड़े नौकरशाहों ने कहा कि परियोजना ऐसे समय में लाई गई है जब देश के जन स्वास्थ्य ढांचे में निवेश की दरकार है। इसके साथ ही पत्र में पूछा गया कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी प्राथमिकताओं की जगह बेकार और अनावश्यक परियोजनाओं को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है। देश के 69 पूर्व नौकरशाहों के पूर्व समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखकर सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर चिंता जताते हुए सवाल उठाए हैं। पत्र में आरोप लगाया गया है कि इस परियोजना में शुरुआत से ही गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन कंडक्ट ग्रुप से जुड़े नौकरशाहों ने कहा कि परियोजना ऐसे समय में लाई गई है जब देश के जन स्वास्थ्य ढांचे में निवेश की दरकार है। इसके साथ ही पत्र में पूछा गया है कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी प्राथमिकताओं की जगह बेकार और अनावश्यक परियोजना को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है।
देश के 69 पूर्व नौकरशाहों के समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखकर सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना पर चिंता जताते हुए सवाल उठाए। प्रतापगढ़ में बीते 13 दिसंबर को महिला के साथ हुए गैंगरेप के मामले में आखिरकार मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि महिला के साथ गांव के 2 युवकों ने मारपीट की थी, उसके बाद उसके साथ बलात्कार भी किया था। महिला कई दिनों से इसकी शिकायत लेकर थाने जा रही थी, लेकिन मुकदमा दर्ज लिखा नहीं हो रहा था। महिला ने इसकी शिकायत एसपी से की, तब जाकर स्थानीय पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया। खबर प्रतापगढ़ की है, जहां 13 दिसंबर को महिला के साथ गैंगरेप की घटना घटी, लेकिन मामले में एफआईआर दर्ज होने में काफी समय लग गया। बता दें कि महिला के साथ गांव के 2 युवकों ने मारपीट भी की थी, उसके बाद उसके साथ बलात्कार भी किया। महिला कई दिनों से इसकी शिकायत लेकर थाने जा रही थी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। महिला ने इसकी शिकायत एसपी से की, तब जाकर स्थानीय पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया। मामला प्रतापगढ़ का है, जहां पर एक महिला के साथ गैंग रेप किया गया, लेकिन उसकी शिकायत नहीं दर्ज की गई। आपको बता दें कि ये मामला 13 दिसंबर को उजागर हुआ था, जब महिला इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंची थी, लेकिन बावजूद इसके थाने में उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। जब महिला एसपी ऑफिस पहुंची, तब जाकर महिला की सुनवाई हुई और आगे कार्रवाई का एसपी ने आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें, खबर प्रतापगढ़ की है, जहां महिला के साथ युवकों ने मिलकर गैंग रेप किया था। बस पीछे से ले गए थे, पीछे से पकड़ लिए मेरी को 2। कितने लोग थे? 2 पकड़ लिए। अच्छा। 2 पकड़ के ले गए बगले में, और नहीं मुझे बता सकती क्यों रहे नहीं रहे। बगले में ले गए हैं, मारे हैं, माथे मुँह का घुसा, जैसे पाए वैसे मारे, जो बचा के मिलता। कल दिनांक 19 दिसंबर को थाना क्षेत्र जेठवाड़ा में बागमना का पूर्वा डोमेतुर भुआलपुर गांव में एक 40 वर्षीय महिला के साथ गांव के ही 2 व्यक्तियों राजन सिंह व संजय सिंह, जिनकी उम्र लगभग 26 साल है, इनके द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी जेठवाड़ा के द्वारा जांच करते हुए एफआईआर पंजीकृत की गई। धारा 376D, 323, 504, 506 आईपीसी के तहत एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। घटना 13 दिसंबर 2020 की बताई गई है। दोनों अभियुक्त जो उसी गांव के रहने वाले हैं, इनको तत्काल पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ की जा रही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेम मिश्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर इतनी लापरवाही क्यों बरती गई महिला की रिपोर्ट दर्ज करने में? मैडम, जिस तरीके से आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य जिस तरीके से महिलाओं के सम्मान हेतु एक नई पहल जारी की है, निरंतर एक नई कड़ी के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करते हैं। ऐसे कड़ी में बात करें जनपद प्रतापगढ़ की, तो इस घटनाओं को लेकर कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिला अभी भी कुछ % तक असुरक्षित है। 40 वर्षीय महिला का सीधे तौर पर आरोप है कि वह पड़ोस में ही बारात से जब वापस आ रही थी तो गांव के 2 दबंगों ने उसे पूरी तरीके से जकड़ लिया और बाद में ले जाकर उसे मारा पीटा। यही नहीं, मारने पीटने के बाद उसके साथ दोनों लोगों ने बारी बारी से गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद महिला को वहीं पर लहू-लुहान करते हुए छोड़कर वहां से चले गए। महिला जब अपनी इस बात को लेकर शिकायती पत्र के माध्यम से थाना अध्यक्ष को अवगत कराने गई, तो थाना अध्यक्ष ने उसे डांट फटकार कर थाने से वापस कर दिया। महिला का सीधे आरोप है कि उसका शिकायती पत्र नहीं लिया गया। हफ्ते भर बीत जाने के बाद मामला जब मीडिया कर्मियों के सामने आया, खबर को प्राथमिकता से चलाई गई, तो वहीं एसपी प्रतापगढ़ की नींद खुली और एसपी प्रतापगढ़ ने मामले को संज्ञान में लेते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया गया है। जी मैडम। वहीं इस खबर पर एसपी ने क्या उस थाना अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात कही है? फिलहाल मैडम अभी तक तो एसपी प्रतापगढ़ ने थाना अध्यक्ष को केवल हिदायती ही दी है कि महिलाओं की सुरक्षा व उनके सम्मान को लेकर, उनकी शिकायती पत्र को लेकर किसी भी तरीके से कोई लापरवाही न बरती जाए, उन्हें प्राथमिकता से देखा जाए, प्राथमिकता से उठाया जाए।
फिलहाल जिस तरीके से जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के हेड इंचार्ज यानी एसओ जिस तरीके से महिला को वापस भेज देते हैं, इसमें कहीं न कहीं महिलाओं को लेकर उनकी असक्रियता पूरी तरीके से नजर आती है। और एसपी प्रतापगढ़ का कहना है कि आगे से इन्हें हिदायत दे दी गई है, ऐसा कोई भी मामला महिलाओं से जुड़ा आएगा तो उस पर तनिक भी लापरवाही किए गए उस पर तत्वाधीन कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगरा में प्राइम टीवी की टीम ने शेल्टर होम का रियलिटी चेक किया, जिसमें प्रशासन के सारे दावों की पोल खुल गई। दरअसल जब हमारे संवाददाता ने आगरा के एमजी रोड पर जाकर शेल्टर होम का रियलिटी चेक किया तो वहां एक परिवार फुटपाथ पर सोता हुआ पाया गया। आश्चर्य की बात यह है कि वहां से डीएम आवास की दूरी लगभग 50 से 60 मीटर की ही है। ऐसे ही आगरा की तमाम अलग अलग जगहों पर जब हमारे संवाददाता ने रुख किया तो तस्वीर मायूस कर देने वाली सामने आई। एक तरफ प्रशासन रैन बसेरों की बात करता है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के इन दावों की पोल खुल जाती है और जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। भारत में हाड़ कपा देने वाली सर्दी का प्रकोप जारी है तो वहीं उत्तर भारत में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। इस समय हम मौजूद हैं आगरा की लाइफलाइन कही जाने वाली एमजी रोड पर। जी हां, हम उस जगह मौजूद हैं जहां एमजी रोड पर जिलाधिकारी कार्यालय बना हुआ है, जिलाधिकारी का निवास है और हम जहां इस समय खड़े हुए हैं, आज हम रियलिटी चेक करने के लिए खड़े हुए हैं। जो रैन बसेरे को लेकर जो सुविधाएं सरकार और प्रशासन द्वारा जो दी जा रही हैं जनता को, आज उसके रियलिटी चेक के लिए आज हम लाइफलाइन कहे जाने वाले एमजी रोड और सबसे खास बात जिलाधिकारी आवास के नज़दीक मौजूद है रियलिटी चेक करने के लिए। आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ एक परिवार है जिसमें ये महिला है और इस महिला के साथ में इसका पूरा परिवार है, बच्चे हैं, पति हैं। ये महिला यहाँ 3-4 दिन से, ये परिवार यहाँ 3-4 दिन से रह रहा है, लेकिन इस परिवार को कोई भी अभी सरकारी मदद नहीं मिली है। जिस तरीके से सरकार और प्रशासन ये दावा करता है कि रात्रि विश्राम के लिए जिस तरीके से शीतलहर का प्रकोप जो जारी है, उस रात्रि विश्राम के लिए हमारे द्वारा रैन बसेरों का जो बंदोबस्त किया गया है वो यहाँ कहीं देखने को नहीं मिला है। अभी हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि कोई प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी या नगर निगम से संबंधित कोई कर्मचारी इनके पास आया या इनसे कभी कहा कि रैन बसेरों के लिए हम आपको यहाँ से लेकर जाएंगे, रजाई गद्दे जो सुविधा होती है शीतलहर से बचाव के लिए वो हम आपको दिलवाएंगे। अभी हम इनसे जानते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? यहाँ कब से रह रहे हो आप? 3-4 दिन हो गए। कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई आपके पास में आया आप तक बात करने के लिए कि आपको रैन बसेरे में ले जाएंगे या ठंड में आप यहाँ पर हो, आपको सर्दी लग रही है, कंबल देंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे? एक गाड़ी आई थी, एक आदमी ने बोला कि गाड़ी आएंगी उठा के ले जाएंगी। मैंने कहा फिर रैन बसेरे में तो वहाँ पे क्या मिलता है कि वहाँ पर सुला देंगे, तुमको सवेरे छोड़ देंगे, रात को ले जाएंगे। मैंने कहा खाना पीना खाना तो दूर पानी भी नहीं देते ये, बस सुलाएंगे तुम्हें और जब सवेरे छोड़ देंगे तुम्हें और तुम अपने बच्चे उसके बाद में कोई आपके पास आया? नहीं आया, मैं एक तरफ बैठ गई, कोई नहीं आया मेरे पास। मतलब केवल आपको बोलकर चले गए, उसके बाद में कोई आपको लेने के लिए यहाँ नहीं आया। तो आप जो रात में सर्दी जो पड़ती है तो कैसे गुजारा करते हो रात में उसका? आज यहाँ सो रहे हैं, ठंड ज़्यादा है, कल अपना इंतजाम देखेंगे यहाँ से हटने का। कैसे, क्या करते, क्या काम क्या करते हो आप? रिक्शा चला लेते हैं, बेलदारी कर लेते हैं। ये जो परिवार है रिक्शा चलाता है, पूरे दिन मजदूरी करता है, उसके बाद में रात्रि विश्राम के लिए इस परिवार को केवल ये फुटपाथ मिलता है। अब मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, जिस जगह ये परिवार है इससे चंद कदम की दूरी पर ही यहाँ जिलाधिकारी आवास बना हुआ है और जिलाधिकारी जो जिलाधिकारी कार्यालय में जो कार्यरत हैं, एडीएम है, एसीएम है, एसडीएम है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उस बोर्ड की तरफ बोर्ड को दिखाएं जहाँ जिलाधिकारी प्रांगण आगरा जो है, यहाँ आगरा ज़िले के सारे अधिकारियों का निवास स्थान है और उससे मात्र 20 मीटर की दूरी पर एक परिवार फुटपाथ पर रात गुजारने को मजबूर है।
ये विडम्बना है, ये विडम्बना है हमारे देश की कि जिन अधिकारियों के लिए रात्रि में जो सुविधाएं चालू की गई हैं लोगों के लिए कि आप रैन बसेरों में रहेंगे, आपको रजाई, गद्दे, पानी, खाने की सुविधा आपको मुहैया कराई जाएगी। वही अधिकारी जो दावे करते हैं कि हमारे ज़िले में, हमारे आसपास सारी सुविधाएं ठीक हैं, वहीं उन्हीं अधिकारियों के आवास के नज़दीक ही ऐसे परिवार हैं जो फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं। आगरा से अमित शर्मा, प्राइम टीवी न्यूज़। देवरिया डीएम के दिशा निर्देश के बाद जिले के सभी एसडीएम सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में सलेमपुर तहसील के एसडीएम ओम प्रकाश उदरौली गांव के प्राथमिक विद्यालय पहुंचे और वहां का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां अध्यापकों से सभी तरह की जानकारी भी ली। साथ ही एसडीएम ने वहां एक बच्चे से कुछ सवाल किए तो उस बच्चे ने बड़े ही बेबाक अंदाज में एसडीएम के सभी सवालों का जवाब दिए, जिसके बाद एसडीएम ने छोटे बच्चे को ट्रॉफी उपहार के रूप में देकर उसका हौसला अफजाई किया। खबर देवरिया की है, जहां डीएम के दिशा निर्देश के बाद जिले के सभी एसडीएम सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण करने पहुंचे। इसी क्रम में सलेमपुर तहसील के एसडीएम ओम प्रकाश उदरौली गांव के प्राथमिक विद्यालय पहुंचे और वहां का औचक निरीक्षण किया। प्राथमिक स्कूलों की जांच के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा हम सबों को निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में प्रतिमाह मेरे द्वारा 5 विद्यालयों की जांच की जाती है। आज हमने पाया कि यहाँ जितने भी अध्यापक या शिक्षामित्र कार्यरत हैं सभी उपस्थित हैं। बच्चों को एमडीएम वितरण किया जा रहा है, सीधे उनके खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। साथ ही पाठ्यपुस्तक और ड्रेस वितरण हो चुका है। अभी ठंड का माह चल रहा है, काफी गरीब असहाय लोगों और रात्रि में भीषण सर्दी से बचने के लिए लोगों के लिए बनाए गए शेल्टर होम का ताजनगरी आगरा में प्राइम टीवी की टीम ने रियलिटी चेक किया। रियलिटी चेक में पता चला कि फतेहाबाद रोड पर बने रैन बसेरा में केवल 1 लोग सोते हुए नजर आए। वैसे बता दें कि इस रैन बसेरे में सर्दी से बचने के लिए सारी सुविधाएं मौजूद थी। प्राइम टीवी के रियलिटी चेक में ये शेल्टर होम पास हो गया। जी हां, आगरा में हमने एक रियलिटी चेक किया, जहां पर हमने गरीब असहाय लोगों और रात्रि में भीषण सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरों का जो इंतजाम किया जाता है उसका रियलिटी चेक करने हमारे संवाददाता ताजनगरी आगरा गए। वहां पर उन्होंने रियलिटी चेक किया, जिसमें पता चला कि फतेहाबाद रोड पर बने रैन बसेरा में केवल 1 लोग सोते हुए नजर आए, लेकिन वहां की सुविधा दुरुस्त नजर आई। उत्तर प्रदेश में जहां शीतलहर जारी है, तो वहीं आगरा में भी हाड़ कांप देने वाली ठंड का पूरी तरह से प्रकोप जारी है। तो वहीं हमारी प्राइम टीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेते हुए यहां रैन बसेरा का जायजा लिया। तो वहां अभी हम इस समय मौजूद हैं आगरा के फतेहाबाद रोड पर, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह लोग यहाँ, किस तरह की व्यवस्थाएं दी गई हैं यहाँ पर रैन बसेरे में और कितने लोग हैं यहाँ। और मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि कितने लोग हैं और किस तरह की यहाँ इन्होंने व्यवस्था मुहैया कराई है, जो यहाँ रैन बसेरे में लोग ठहरने आते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि वो अंदर का नज़ारा देखिए, यहाँ किस तरह की व्यवस्था है और कितने लोग हैं। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति ही यहाँ रैन बसेरे में मौजूद हैं, जहाँ बाकी पूरा रैन बसेरा यहाँ खाली है। आप देख रहे हैं कि यहाँ हीटर की भी सुविधा दी गई है रैन बसेरे में। हमारे साथ यहाँ चौकीदार मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ इतने सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। यहाँ आपके रैन बसेरे में यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है, तो क्या कुछ कारण है जो कि यहाँ अब तक लोग नहीं आए हैं? नहीं, कोई कारण नहीं है मैडम। हम लोग जो है ये आज है नहीं है, आज आए नहीं है, नहीं कल तो थे। तो काफ़ी जो सर्दी हुई है जब से, तो काफ़ी लोग रुक रहे हैं। आज जो आए नहीं है और आए वो अपने आप चले गए।
क्या उनकी फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, क्या क्या उनको अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है? कोई भी आईडी हो, आधार कार्ड वगैरह कुछ भी हो, जैसे कि हमारे नगर निगम टीम आती है, वो अपने बिना आईडी के वो लोग चला जाते हैं, हम उन्हें भी चलाते हैं। जिसके पास कोई आईडी नहीं होती है, हम उन्हें भी चलाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति परेशान, सर्दी में कोई परेशानी ना हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने यहाँ। कोरोना का प्रकोप चल रहा है, जिसको देखते हुए आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या व्यवस्थाएं करी गई हैं? हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है, सैनिटाइज वगैरह है और टेम्परेचर मशीन वगैरह है, सारी चीजें हैं। तो ये थे हमारे साथ यहाँ फतेहाबाद रोड के जो रैन बसेरा बना हुआ है उसके चौकीदार, और हमने इनसे बात की और इनसे जाना कि इनके यहाँ क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं रैन बसेरे में आने वाले असहाय गरीब लोगों के लिए। आगरा से ममता भारद्वाज, प्राइम टीवी इंडिया। सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध रूप से चल रही शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस को मौके से कई तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही असलहे बनाने के उपकरण भी मौके पर मिले हैं। एसपी के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों का आपराधिक इतिहास भी है और ये काफी लंबे समय से इस गोरख धंधे में विलिप्त हैं। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि खबर अमरोहा की है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध रूप से चल रही शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस को मौके पर कई तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। देखिए, ऐसा है, ये थाना रेरा क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध शस्त्र फैक्ट्री चल रही है। उसी के क्रम में गिरफ्तारी करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है। मैं बरामदगी के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूं तो इसमें 3 तमंचे हैं 315 बोर के, और एक बंदूक है 12 बोर, और 17 के करीब अध बने तमंचे यहाँ पर हैं। ये सारा इनका तमंचे बनाने का जो उपकरण है वो बरामद हुआ है। 3 अभियुक्त हैं इसमें जो अरेस्ट हुए हैं। जो मेन एक्यूज्ड है उसका नाम है इस्तेकार, जो मूल रूप से मेरठ का है, और देखा जाए तो 2006 से ये इसी काम में ऑन ऑफ लगा रहता है। इसके साथ 2 लोग हैं, हसीन और यामीन, जो दोनों अमरोहा के रहने वाले हैं, और इन्हीं के साथ मिलकर यहाँ पर ये तमंचे का काम और आसपास के क्षेत्र में सप्लाई का काम करवा रहे थे। अभी विस्तृत पूछताछ इसमें चल रही है। फर्रुखाबाद में जमीन पर कब्जा करने के मामले में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने गोली भी चला दी। इस दौरान गोली वहां मौजूद 2 साल की मासूम को जा लगी। झगड़े का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पूरी घटना कोतवाली कायमगंज की है। जी हां, कायमगंज में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर संघर्ष हो गया। इसी मामले में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाई, जिसके दौरान एक 2 साल की मासूम बच्ची को ये गोली जा लगी। वहीं झगड़े का ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फर्रुखाबाद में जमीन पर कब्जा करने के मामले में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने गोली भी चला दी। इस दौरान गोली वहां मौजूद 2 साल की मासूम को जा लगी। झगड़े का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।